आज के अनकट हफ्ते में बात पहाड़ मैदान पर मचे घमासान की, जिस पर आखिरकार सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपने ही विधायक और मंत्रियों पर सख्त लहजा अपनाकर इशारा कर दिया कि अब कोई और गलती न होने पाए। विधानसभा अध्यक्षा रितु खंडूरी के दोहरे रवैये पर भी बात करना जरूरी है, जिसकी वजह से उन्हें पूरे उत्तराखंड में विरोध झेलना पड़ रहा है। फिर बजट सत्र के अहम पहलू पर भी विस्तृत चर्चा है, जिस पर मंत्री बुटोला प्रकरण की वजह से पर्दा पड़ गया। प्रेमचंद्र अग्रवाल ने क्या कहा क्या नहीं, ये भी समझना जरूरी है। और जरूरी ये भी समझना है कि आखिरकार एकदम से चर्चाओं में आए बद्रीनाथ के विधायक लखपत सिंह बुटोला किसकी भाषा बोल रहे हैं। क्या गणेश गोदियाल के शब्द जुबां बंद बुटोला के मुंह से निकल पड़े हैं, जिससे मित्र विपक्ष कटघरे में खड़ा हो गया। और अंत में करेंगे बात प्रदेश में उठने वाले 5th शेड्यूल की और उन मासूम बच्चों की जिनकी जान हथेली पर है और प्रशासन ने बांध रखी हैं अपनी आंखों पर पट्टी, एकदम गांधारी की माफिक। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। अभी हाल ही में विधानसभा का बजट सत्र खत्म हुआ। ये बजट सत्र जैसा सरकार को उम्मीद रही होगी वैसा नहीं हो पाया। हालांकि ये सत्र तय समय से अधिक चला, खर्चा भी हुआ, चर्चा भी हुई, मगर सत्र छाप नहीं छोड़ पाया। जनता से जुड़े सवाल इस सत्र में नजारा दिखाई दिए। मुख्यमंत्री के भू कानून और भारी भरकम बजट की उतनी चर्चा नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी, बल्कि चर्चा तो उनके ही वित्त और संसदीय मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल की ज्यादा हुई, जिन्होंने सदन में अपशब्द बोलकर सत्र के दौरान वैमनस्यता बढ़ाई और शांत प्रदेश को आंदोलित कर दिया। सदन के भीतर और बाहर से जो बातें छनकर बाहर गईं, वो राज्य के लोगों को हतप्रभ, परेशान और आंदोलित करने वाली रहीं। सदन में कांग्रेस के नए नवेले विधायक लखपत सिंह बुटोला ने जिस तरीके से पहाड़ की आवाज बुलंद की और प्रेमचंद्र के अपशब्दों का प्रतिकार किया, वो अपने आप में ऐतिहासिक कहा जा सकता है। जिस तरह से वो सदन छोड़ बाहर आए, उनको लोगों ने सोशल मीडिया में हीरो की तरह पेश किया, जबकि सरकार के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र का विरोध न केवल उत्तराखंड के हर शहर में बल्कि दिल्ली तक हुआ। ऋषिकेश और दिल्ली में तो लोगों ने उनकी शव यात्रा तक निकाल दी। चारों तरफ से भाजपा और मंत्री प्रेमचंद्र की किरकिरी होने के बाद उन्होंने खेद भी प्रकट किया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। ये मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के साथ पहला वाकया नहीं है। ऐसे विवादों में वो पहले भी कई बार पड़ चुके हैं, चाहे वो राज्य आंदोलनकारियों से उनकी बहस हो, या फिर एक व्यक्ति को बीच सड़क पर पीटने का मामला हो, या फिर खुद के बेटे की नियुक्ति को लेकर हो। हर बार मंत्री प्रेमचंद्र विवाद में रहे हैं। इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस के विधायकों का रुख भी सबको हैरान करने वाला रहा। कांग्रेस के नए विधायक लखपत सिंह बुटोला ने जिस तरह प्रेमचंद्र के अपशब्दों का विरोध दर्ज कराया, अगर आप उस वीडियो को देखेंगे ध्यान से तो साफ दिखाई देगा कि कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला जब सदन में अपना विरोध दर्ज करवा रहे थे, तब कांग्रेस के बाकी विधायक सिर्फ उनका मुंह ताक रहे थे। किसी भी विधायक ने बुटोला का साथ देने के लिए कुर्सी से उठने की जहमत तक नहीं उठाई, जबकि लखपत बुटोला ये भी कह रहे थे कि बाहर लोग विपक्ष पर सवाल उठा रहे हैं कि वो उनकी आवाज नहीं उठाते, और शायद यही कारण है कि लोग कांग्रेस को मित्र विपक्ष कहने में कोई गुरेज करते नहीं। हालांकि लखपत बुटोला को जरूर निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का साथ मिला। उन्होंने सदन में पुरजोर विरोध कर मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से माफी मांगने की बात उठाई। लखपत बुटोला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपने ही साथी विधायकों को भी कटघरे में ले लिया। जिस तीखे अंदाज में बुटोला सरकार और भाजपा के साथ ही अपने सदन के सहयोगियों पर जुबानी प्रहार कर रहे थे, उससे पूर्व में दिए गए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष गणेश गोदियाल का बयान एक बार फिर से चर्चा में है, जब उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर स्लीपर सेल मौजूद हैं। गौरतलब है कि गोदियाल जिस तीखे अंदाज में सरकार और भाजपा को लगातार घेरते दिखाई देते हैं, उससे यह साफ लगता है कि लखपत बुटोला भी गणेश गोदियाल के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक बात और है जो उभर कर सामने आती है, वो है विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी का दोहरा रवैया हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह लखपत बुटोला पर अपनी पावर दिखाकर चुप कराने की कोशिश की, उन पर सदन में मर्यादा में रहने की ताकीद की, वो रवैया उनका उस समय क्यों नहीं रहा जब प्रेमचंद्र इस पूरे विवाद को पटकथा में तब्दील कर रहे थे। तब उनको गुस्सा क्यों नहीं आया? तब प्रेमचंद्र को सदन की मर्यादा में रहने को क्यों नहीं कहा गया?
क्या ये मर्यादा का पाठ सिर्फ उन्होंने विपक्ष के लिए ही संभाल कर रखा हुआ था? विधानसभा अध्यक्ष ने न वरिष्ठ सहयोगियों को वरिष्ठ समझा और न ही जूनियर को जूनियर। जो आया सामने बस उसको ही लपेट दिया अपने गुस्से की आग में। कुर्सी से उठ जिस तरह उन्होंने हेडमास्टरनी वाले अंदाज में सबको एक लाइन से लपेटा, वो कहीं ना कहीं सदन की गरिमा को तार तार जरूर करता है। जबकि वो इन सबसे इतना बड़ा दिल दिखाते हुए बद्रीनाथ के विधायक बुटोला को समझाकर बैठा सकती थी और मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के प्रकरण पर वहीं इस पर माफी मंगवाकर इस मुद्दे का वही पटापेक्ष कर सकती थी, पर उन्होंने ऐसा किया नहीं। विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी एक संवैधानिक पद है। इस पद को ग्रहण करने के बाद जब तक कोई उस पद पर बना रहता है तो उसके लिए सभी विधायक समान रहते हैं। उसका किसी दल से कोई नाता होता नहीं। लेकिन रितु खंडूरी शायद इस पद की सभी बातें भूल चुकी हैं। तभी तो इस पद पर रहते हुए वो भाजपा के लिए लोकसभा के प्रचार में दिखाई देती हैं। भाजपा के सदस्यता अभियान में भी बढ़ चढ़कर योगदान करती हैं। ऐसे में कितनी निष्पक्ष सदन के अंदर भी होती होंगी, इसका अंदाजा लगाना इतना भी मुश्किल नहीं। पहाड़ की बात करने पर रितु खंडूरी ने सदन में कहा कि इस तरह से पहाड़ मैदान नहीं बल्कि हम सब उत्तराखंडी हैं। उनका ये कथन सत्य है और यहाँ रहने वाला चाहे वो तराई में रहता हो, मैदानी जिले में रहता हो या फिर पहाड़ के जिलों में, सब उत्तराखंडी हैं। जहां तक समझ आता है इस शब्द मैदानी का उपयोग किसी भी नेता ने या बाहर आंदोलन कर रहे लोगों ने नहीं किया, बल्कि शब्द का उपयोग तो खुद मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने भी नहीं किया और प्रतिरोध कर रहे विधायक लखपत सिंह बुटोला ने भी नहीं किया। लेकिन सच यही है कि पहाड़ की अवधारणा से ही इस प्रदेश का निर्माण हुआ है। इसलिए पहाड़ शब्द यहाँ की मूल भावना में बसा हुआ है और शायद यही कारण है कि उनके पिता और उत्तराखंड के कड़क और ईमानदार छवि रखने वाले पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने भी उत्तराखंड निर्माण से पहले सांसद के तौर पर देश के सर्वोच्च सदन में इसी पहाड़ की आवाज उठाई थी। तब जाकर सदन में उत्तराखंड को लेकर आवाज बुलंद हो पाई थी। सुनिए क्या कहा था तत्कालीन सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी ने। पहली बात है पृथक प्रदेश बनाने के बारे में। ये बहुत पुरानी मांग चल रही है और ये सरकार, मैं इसके ऊपर आरोप लगाता हूं कि आप जानबूझकर इसको टाल रहे हैं। मान्यवर अभी जो दूसरी गवर्नमेंट आ गई है उसने भी आपको प्रस्ताव भेज दिया अगस्त इस साल, आप अभी भी चुप हैं। क्या मतलब है दिल्ली डायलिंग करने का? वहां पर 5-5.5 महीने से कोई सरकार नहीं चल रही है। आप मालूम है किस प्रकार का लोग वहां पर संघर्ष कर रहे हैं, किस प्रकार का दमन उनके ऊपर हो रहा है। मुजफ्फरनगर की घटना की आपको मालूम है, वहां पर हर रोज गोलियां चल रही हैं। परसों शाम को 15 तारीख देहरादून के ऊपर फिर महिलाओं के ऊपर गोलियां चली हैं। गर्भवती महिलाओं के ऊपर पेट में लात मारी गई है। कब तक आप चुप रहेंगे? कितनी गोलियां, कितनी लाठियां हम खाएंगे? कितने लोग हमारे मरेंगे? आप बताएं हमको। पर शायद आज पहाड़ या पहाड़ी कहना अब एक विभाजन करना माने जाने लगा है। जबकि आप चाहे देश के किसी भी राज्य में चले जाएं, अगर आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं तो भले आप मैदानी जिले से हों, लेकिन अन्य राज्यों के लोग यहाँ के लोगों को पहाड़ी या उत्तराखंडी कहकर ही बुलाते हैं। फिर खुद इस प्रदेश में शब्द पर इतना संग्राम क्यों? ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर अब प्रदेश के कई जिलों में रितु खंडूरी को भी लोगों का विरोध झेलना पड़ रहा है। सत्र के बाद गैरसैंण निकली स्पीकर खंडूरी का वहां के लोगों ने काले झंडे दिखाकर विरोध किया। 25 साल के इतिहास में पहली बार किसी विधानसभा अध्यक्ष के सुबह से लेकर शाम तक इतने पुतले फूके गए। ये अपने आप में संवैधानिक पद पर बैठने वालों के लिए एक बड़ा संकेत है कि संवैधानिक पीठ पर बैठकर आपके लिए सभी समान हैं। इन सब बातों से अलग एक बात पर शायद ही किसी ने गौर किया हो। पूरी भारतीय जनता पार्टी आरोप लगा रही है कि पहाड़ मैदान में बांटा जा रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कौन कर रहा है पहाड़ मैदान? मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के बयान के बाद पहाड़ मैदान क्यों हो रहा है और कौन कर रहा है? अगर आप इसकी विवाद की शुरुआत को देखें तो मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कांग्रेस के एक विधायक के जवाब में अपशब्दों का प्रयोग किया, लेकिन वहां पर बात तो सिर्फ पहाड़ की हो रही थी। पहाड़ को अपशब्द बोलने वाले की हो रही थी। मैदान का जिक्र तो किसी विरोध में आया ही नहीं, न किसी ने मैदान के लिए सदन में बोला। मैदान का एंगल तो सदन से बाहर हुआ। मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल ने सदन में इसका प्रयोग नहीं किया, मगर सदन के बाहर जरूर किया। रितु खंडूरी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी इस शब्द का प्रयोग सदन के बाहर ही किया। बावजूद इसके भाजपा के नेता दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि किसी भी विपक्षी विधायक ने सदन के अंदर या बाहर मैदान के लोगों के लिए कुछ भी बोला नहीं।
तो फिर पहाड़ मैदान किसने किया? क्योंकि मैं सदन में तो सिर्फ पहाड़ को गाली देने का विरोध हुआ था। ऐसे में अब क्षेत्रवाद को लेकर, अपने ही नेताओं की बयानबाजी को लेकर असहज भाजपा अब उनका इलाज करने की तैयारी में है। सीएम धामी का बयान सामने आया है। उन्होंने सख्त संदेश दिया कि मंत्री विधायक कोई हो, राज्य की एकता प्रतिष्ठा पर गलत टिप्पणी को बर्दाश्त किया नहीं जाएगा। पार्टी बड़बोले नेताओं के विवादित और संवेदनशील मुद्दे पर बोलने से बचने को लेकर दिशा निर्देश जारी कर सकती है। यह मुख्यमंत्री धामी के द्वारा लिया गया उचित कदम है, जो उन्होंने अपने विधायकों और मंत्रियों को एक तरह से सख्त संदेश देने का काम करने के लिए लिया है। इससे पहले भी प्रदेश भाजपा हरिद्वार में पार्टी के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के बीच हुए विवाद को लेकर असहज हो चुकी है। चैंपियन जेल में है, लेकिन पार्टी ने अभी तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। पिछले एक साल के दौरान कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें भाजपा और उसकी सरकार विपक्ष के निशाने पर रही है। सल्ट के भाजपा विधायक महेश जीना का देहरादून नगर निगम में हुआ विवाद रहा हो, या फिर लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत की परिवहन विभाग अधिकारी से कहासुनी, या फिर सरकार के एक मंत्री के महकमे में भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच का मामला रहा हो। इन सभी मामलों में विपक्ष को पार्टी और सरकार पर हमला बोलने का अवसर मिला है, लेकिन पार्टी अपने विवादित नेताओं का इतना इलाज कर नहीं पाई। मगर मुख्यमंत्री धामी के इस बयान के बाद शायद तमाम विधायक मंत्रियों पर नकेल कसी जा सके। एक नज़र फिर से इस बजट सत्र की कुछ और बातों पर डाल लेते हैं, क्योंकि अगर ये नकेल पहले ही कसी जा चुकी होती तो शायद बजट सत्र के दौरान कुछ चर्चा उन मुद्दों पर भी की जा सकती थी जो जरूरी थे, और प्रेमचंद्र अग्रवाल और बुटोला प्रकरण में धुआं हो गए। खैर, इस बजट सत्र की अवधि पर भी कई सवाल उठते हैं। आखिर उत्तराखंड में कोई भी सत्र इतना छोटा क्यों होता है? विपक्ष सत्र की अवधि बढ़ाए जाने को लेकर सरकार पर दबाव बनाता रहा, लेकिन फिर भी सत्र 3 दिन से आगे नहीं बढ़ पाया। पड़ोसी राज्य हिमाचल भी उत्तराखंड की तरह छोटा राज्य है। वहां भी 68 सीटें हैं। हिमाचल में 10 मार्च से बजट सत्र होने जा रहा है, जो 18 दिन तक चलेगा। हरियाणा राज्य का विधानसभा सत्र 7 मार्च से शुरू होगा, जो 10 से 11 दिन तक चलेगा। दिल्ली में भी बजट सत्र हमारे राज्य की विधानसभा से ज्यादा चलता है, लेकिन उत्तराखंड विधानसभा में बजट अभिभाषण और सामान्य बजट पर चर्चा के लिए सदस्यों को कितना समय मिला, ये सबके सामने है। सुविधाओं के अभाव के चलते फटाफट सत्र निपटाने की जल्दी गैरसैंण में तो समझी जा सकती है, क्योंकि वहां ठंड बहुत होती है, विधायकों को कपकपी बहुत छूटती है। लेकिन देहरादून के अनुकूल मौसम में भी चर्चा के लिए सदस्यों के पास वक्त न होना चौंकाता जरूर है। जिस भूकानून के लिए राज्य के लोग, सरकार और विपक्ष के नेता लंबे समय से इंतजार करते रहे, वो विधेयक सदन में पेश होने पर सिर्फ 10 से 15 मिनट की चर्चा में ही पास हो गया। विनियोग विधेयक को छोड़ दें तो बाकी 11 और विधेयक बिना किसी गंभीर चर्चा के पारित हो गए। उत्तराखंड की जनता अपने विधायकों से उम्मीद कर रही थी कि वो भूकानून से लेकर जन सरोकारों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करेंगे और उनके मुद्दे उठाएंगे, लेकिन भरी दोपहरी में कंबल ओढ़कर और हाथों में हथकड़ी बांधकर उनके विरोध का अंदाज मीडिया का ध्यान तो खींच गया, मगर इसे स्टंटबाजी के तौर पर ही देखा गया। बजट के दौरान होने वाला सत्र बेहद महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस सत्र में क्या हुआ ये उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश ने देखा है। वैसे नियम यह है कि सदन साल में 60 दिन चलना चाहिए। उत्तराखंड में ये 20 दिन भी नहीं चलता। सत्र के संचालन पर लाखों रुपए खर्च हुए, लेकिन इसके बावजूद ये सत्र छाप नहीं छोड़ पाया। देखा जाए तो इस पूरे सत्र में उतनी चर्चा ना तो भारी भरकम बजट की हुई, ना ही भू कानून की। इस पूरे सत्र में प्रेमचंद्र अग्रवाल ही चर्चा में बने रहे और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनका बचाव करने में लगे रहे और पहाड़ मैदान करने का ठीकरा कांग्रेस पर फोड़ दिया। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया और मीडिया पर इस मुद्दे पर लिखने और बोलने वालों पर कार्रवाई की बात तक कह डाली। महेंद्र भट्ट के इस बयान पर विपक्ष आग बबूला हो गया। कांग्रेस नेता गणेश गोंदियाल सहित कई कांग्रेसियों ने इसको लेकर महेंद्र भट्ट को करारा जवाब दिया। गणेश गोंदियाल ने तो सीधे सीधे उनको चैलेंज करते हुए कहा कि अगर हिम्मत है तो उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करके देख लें। साथ ही चेतावनी भी दी कि अगर किसी पर भी इस तरह की कार्रवाई हुई तो वो अपना घर बार बेचकर भी इस लड़ाई को लड़ेंगे। भाजपा अध्यक्ष के इस बयान पर मीडिया में भी काफी रोष दिखाई दिया। इस लड़ाई में पूर्व सीएम हरीश रावत भी कूदे। हरीश रावत बोले, भाजपा नेता लगातार उत्तराखंडियत पर चोट कर रहे हैं।
उत्तराखंड की संस्कृति पर पहली चोट तत्कालीन भू कानून हटाकर जमीनों की खरीद फरोख्त को खुला सौदा बनाकर की। बांटने की राजनीति कांग्रेस नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है। खैर, सदन तो प्रेमचंद बनाम बुटोला में सिमट कर रह गया, जिसकी वजह से महत्वपूर्ण विधेयक भू कानून पर सदन में चर्चा हो नहीं सकी। अब सदन में न सही तो थोड़ी सी चर्चा भू कानून को लेकर हम ही कर देते हैं। सदन में उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था संशोधन विधेयक 2025 पेश करने के महज आधे घंटे के भीतर ही बिना किसी विस्तृत चर्चा के पास हो गया। सदन में धामी सरकार भू कानून को पास कराने में सफल रही। भू कानून नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी परिषद क्षेत्र की सीमा में आने वाले और समय समय पर सम्मिलित किए जा सकने वाले क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होगा। सवाल यही है कि जब इतनी जगहों पर यह लागू नहीं होगा तो फिर बचा क्या? उधम सिंह नगर और हरिद्वार तो पहले ही इस कानून से बाहर हैं। सवाल यही है कि ऐसे में यह कानून सिर्फ कुछ ही जगह पर सीमित होता दिखाई दे रहा है, जहां नगर पालिका, नगर निगम और नगर निकाय हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास कर रही है। अगर यहीं सबसे ज़्यादा ज़मीनों की खरीद फरोख्त होती है और अगर वहीं इस कानून के दायरे से बाहर हैं, तो फिर ये कानून कितने लोगों पर लागू होगा? ये पाबंदियां भी सिर्फ बाहरी लोगों के लिए हैं, लेकिन जब 1 साल से प्रदेश में रहने वाला हर कोई नागरिक यहाँ का स्थायी निवासी सरकार मान रही है, तो फिर बाहरी कौन बचा और किस पर यह कानून लागू होगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। सवाल एक और भी खड़ा है। भू कानून और मूल निवास की लड़ाई के साथ साथ अब प्रदेश में एक नई मांग आने वाले समय में सड़कों पर होती दिखाई देगी और इस आंदोलन को धार देगा उत्तराखंड राज्य की लड़ाई लड़ने वाला एकमात्र क्षेत्रीय दल यूकेडी यानी उत्तराखंड क्रांति दल। राज्य निर्माण में सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी दल ने निभाई तो वो यही दल है। इस बात को शायद ही कोई नकार पाए कि यूकेडी के बिना इस राज्य का सपना साकार हो पाता। यूकेडी का मानना है कि अब इस प्रदेश में भू कानून की बात ही मत कीजिए, क्योंकि इस प्रदेश में भू कानून समाप्त हो चुका है। यूकेडी की माने तो सरकार ने यूसीसी में ये प्रावधान किया है कि जो इस प्रदेश में 1 साल से रह रहा है वो इस प्रदेश का निवासी माना जाएगा। तो फिर भू कानून का मतलब ही नहीं रह गया। अगर इस प्रदेश में 1 साल से रहने वाला इस प्रदेश का निवासी माना जाएगा तो जो भू कानून सरकार लाई है वो किस पर लागू होगा? इसलिए अब यूकेडी लड़ाई को दूसरे तरीके से लड़ने का मन बना चुकी है और वो लड़ाई है 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची। अब सबसे पहले ये समझना होगा कि आखिर ये 5th शेड्यूल यानी 5वीं अनुसूची है क्या। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से जुड़ी है। ये अनुसूची आदिवासी समुदायों की संस्कृति, रीति रिवाज, भूमि और संसाधनों के अधिकारों की रक्षा करती है। ये व्यवस्था स्थानीय ज़रूरतों के मुताबिक संविधान को लागू करने में मदद करती है। यह अनुसूची उत्तराखंड के साथ साथ असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम को छोड़कर बाकी राज्यों में लागू होती है। भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची विशेष रूप से अनुसूचित क्षेत्रों और वहां के जनजातीय निवासियों के हितों की रक्षा के लिए बनाई गई है। इसके प्रावधान अनुसूचित क्षेत्र के आदिवासी आबादी वाले क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए गए हैं, जिनमें इनके सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परंपराओं के संरक्षण और संवर्धन की व्यवस्था निर्धारित की गई है। यह अनुसूची इन क्षेत्रों के प्रशासन, विकास और जनजातीय संस्कृति व अधिकार सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न प्रावधानों का प्रबंध करती है। इस अनुसूची का मुख्य उद्देश्य आदिवासी जनसंख्या की विशिष्ट संस्कृति, रीति रिवाज, भूमि और संसाधनों के अधिकारों की रक्षा करना है, ताकि उन्हें बाहरी हस्तक्षेप और शोषण से बचाया जा सके। ये व्यवस्था संविधान को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार लागू करने की सहूलियत देती है, जिससे अनुसूचित क्षेत्र में शांति और संतुलन बना रहता है। अनुसूचित क्षेत्रों में भी भूमि अधिग्रहण और खनन जैसे मामलों में जनजातीय निवासियों के अधिकारों की रक्षा के लिए विशेष कानूनी प्रावधान हैं। इन प्रावधानों के माध्यम से उनकी भूमि और संपत्ति के अधिकार सुरक्षित किए जाते हैं और बाहरी लोगों द्वारा शोषण से बचाने का प्रयास किया जाता है। इस अनुसूची के तहत जनजातीय लोगों के प्राकृतिक संसाधनों पर उनके अधिकारों की रक्षा की जाती है, जिससे उनकी आजीविका और सांस्कृतिक पहचान बनी रहे। ये प्रावधान उनकी भूमि, वन उत्पाद और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग और प्रबंधन के अधिकारों को संरक्षित करने में मदद करता है। ये प्रावधान सुनिश्चित करता है कि इन क्षेत्रों के अधिकारों में बिना उचित विचार विमर्श के कोई बदलाव न हो।
इसके अलावा सर्वोच्च और उच्च न्यायालय भी इन क्षेत्रों के निवासियों के अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौर में देश के अनेक क्षेत्रों को उनकी विशिष्ट सांस्कृतिक सामाजिक पृष्ठभूमि को देखते हुए उनके संरक्षण संवर्धन के लिए अधिसूचित किया गया था। तत्कालीन उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र को भी ट्राइबल आदिवासी क्षेत्र मानते हुए यहां शेड्यूल यानी डिस्ट्रिक्ट एक्ट 1874 तथा नॉन रेगुलेशन एरिया के प्रावधान लागू किए गए थे। आजादी के बाद देश के आदिवासी क्षेत्रों के मूल निवासियों को जनजाति का दर्जा यानी ट्राइब स्टेट्स देकर संविधान की 5th और 6th अनुसूची में रखते हुए इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए थे। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में भी पहले ऐसे ही कानून लागू थे, लेकिन इस क्षेत्र को 5वीं अनुसूची में शामिल करने के उलट 1972 में इस पहाड़ी इलाके की उपेक्षा करते हुए उक्त प्रावधानों में से केवल चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश पर आरक्षण देने तक सीमित कर अन्य सभी से इसे बाहर कर दिया गया और फिर बाद में यानी 1996 में चिकित्सा शिक्षा में प्रवेश संबंधी ये प्रावधान भी खत्म कर दिया गया। पृथक उत्तराखंड राज्य गठन से पहाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ा, क्योंकि ना तो केंद्र सरकार ने राज्य आंदोलनकारियों की इच्छा अनुसार इसकी राजधानी पर्वतांचल में कुमाऊं व गढ़वाल के मध्य स्थित गैरसैंण को बनाया और ना ही राज्य सरकारों ने पर्वतीय लोगों की विषम भौगोलिक तथा यहाँ की सामरिक स्थिति को देखते हुए इसकी आर्थिक शैक्षिक स्थिति में अपेक्षा अनुसार सुधार पर ध्यान दिया। हाँ, एक हिम्मत पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने जरूर दिखाई कि गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया, लेकिन इस फैसले के बाद भी वहां की ठंड ने विधायकों को मजबूर कर दिया कि वो गैरसैंण से दूरी बनाए रखें। खैर, नौबत यहां तक आ पहुंची है कि आज पहाड़ में सैकड़ों गांव जनशून्य होकर आवासीय मकानों के खंडरों के कब्रिस्तान बन चुके हैं। यूं तो राज्य सरकार ने पलायन के कारणों का अध्ययन और समाधान हेतु सुझाव देने के लिए पलायन आयोग गठित किया, लेकिन वो सिर्फ सफेद हाथी बनकर रह गया। अब जानकार भी मान रहे हैं कि दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से घिरे और तिब्बत व नेपाल में बढ़ते चीनी प्रभाव के दृष्टिगत राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए यह आवश्यक हो गया है कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों को संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल कर दिया जाए, इसे आर्थिक शैक्षिक रूप से समृद्ध बनाया जा सके। इसके निमित्त आवाज उठने लगी हैं जो लगातार ऊंची होती जा रही हैं। अभी हाल ही में देहरादून व दिल्ली के बाद हल्द्वानी में उत्तराखंड एकता मंच के बैनर तले आयोजित सम्मेलनों में समाज के प्रबुद्ध जनों की भारी उपस्थिति से इसे बल मिला। अब उत्तराखंड का एकमात्र क्षेत्रीय दल इसको लेकर लड़ाई लड़ने की मांग कर रहा है। देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना ये ऐसे राज्य हैं जो इस अनुसूची में शामिल हैं, जिसका असर इन राज्यों में देखा जा सकता है। ये सभी राज्य अपने प्रदेशों के हितों को बचाने में सफल हुए हैं। अब उत्तराखंड में भी इस लड़ाई का राजनीतिक आगाज होने वाला है। देखना होगा इसको कितना जन समर्थन हासिल होता है। अब इस आंदोलन का क्या नतीजा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन उत्तराखंड के वन विभाग के घोटाले का नतीजा जरूर सबके सामने आ चुका है। उत्तराखंड में कैग यानी सीएजी की रिपोर्ट आने के बाद उत्तराखंड सरकार के वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। कैग ने राज्य में 2019-20 से 2021-23 के दौरान कैंपा के तहत हुए कार्यों का मूल्यांकन किया है। इसमें कई अनियमितताओं का खुलासा किया गया है। सीएजी रिपोर्ट में वन विभाग के कैंपा फंड में घोटालों की लंबी फेहरिस्त सामने आई है, जिससे वन विभाग के अधिकारियों के साथ साथ वन मंत्री सुबोध उनियाल पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में वनों के संरक्षण और पुनर्वीकरण के लिए आवंटित फंड को घोर लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ताजा रिपोर्ट 19 से 22 में 13 करोड़ 86 लाख की अवैध निकासी और वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश हुआ है। सवाल यही है, क्या वन मंत्री को इस घोटाले का कुछ भी पता नहीं, जो इतने साल तक उनके सामने आ ही नहीं सका? पर्यावरण संरक्षण के नाम पर सरकारी अधिकारी ऐशो आराम का सामान खरीदते रहे, जिनमें आईफोन, लैपटॉप, फ्रिज और कूलर की खरीद की बात सामने आई है। सरकारी इमारतों की मरम्मत और साज सज्जा के पैसे से वन विभाग के ऑफिस और अफसरों के आवास चमकते रहे, लेकिन जंगल उजड़ते रहे। जंगल बचाने के बजाय कैंपा फंड को कानूनी लड़ाइयों पर लुटाया गया। ऐसी जगहों पर पौधारोपण के लिए चुना गया जहां हकीकत में पेड़ टिक ही नहीं सकते थे।
7 मामलों में 8 साल से ज्यादा की देरी से वृक्षारोपण किया गया। देर से वृक्षारोपण और लागत में बेतहाशा बढ़ोतरी से धन को लुटाया गया। वनीकरण की स्थिति एकदम नाकाम रही। सीएजी के अनुसार लगाए गए पेड़ों का सिर्फ 33.51% ही जिंदा बचा, जबकि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के मानकों के अनुसार 60 से 65% की सफलता दर होनी चाहिए थी। मतलब वन विभाग लगाए गए पेड़ों को भी बचाने में नाकामयाब रहा। अफसरों की मिलीभगत ऐसी कि बिना सही जांच किए ही भूमि को उपयुक्त बताया गया और ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, सरकार की बड़ी लापरवाही और वित्तीय घोटालों का भी कैग की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है। विभाग द्वारा 275 करोड़ का ब्याज नहीं चुकाया गया। कैंपा ने कई बार अनुरोध किया, लेकिन राज्य सरकार ने 2019-22 के दौरान ब्याज नहीं चुकाया। 76.35 करोड़ के मंजूर प्लान पर कोई फंड जारी नहीं किया गया। सरकार ने स्वीकृत योजनाओं पर भी पैसा नहीं दिया, जिससे परियोजनाएं ठप पड़ रही हैं। जबकि जुलाई 2020 से नवंबर 2021 के बीच सीईओ ने हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को अनुमति के बिना फंड जारी कर दिया, जो नियम के खिलाफ था। बिना केंद्र की मंजूरी के जंगलों की कटाई की गई। राज्य सरकार ने केंद्र की मंजूरी के बिना ही जंगलों को उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सौंप दिया। ये हाल वन विभाग के तब हैं जब उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने की घटनाओं में साल दर साल बेतहाशा वृद्धि हो रही है। 2002 में जंगल की आग की 922 घटनाएं हुई थीं, जिनकी संख्या 2024 में 21,000 पार हो गई। इन घटनाओं में 1,80,000 हेक्टेयर से अधिक जंगल जलकर खाक हो गए। भारतीय वन सर्वेक्षण की हाल में जारी हुई रिपोर्ट पर गौर करें तो नवंबर 2023 से जून 2024 के बीच देश में वनों में 2 लाख से अधिक घटनाएं हुई। इनमें सर्वाधिक 74% की वृद्धि उत्तराखंड में रिकॉर्ड की गई। इसी कारण वनाग्नि में पिछले वर्ष 13वें नंबर पर रहा उत्तराखंड अब पहले स्थान पर है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी में न्याय मित्र की रिपोर्ट में भी कहा गया है कि उत्तराखंड में वनाग्नि प्रबंधन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी है। इसमें अग्निशमन उपकरणों, गश्ती वाहन और समन्वय के लिए संचार उपकरणों की कमी शामिल है। लेकिन इस पर ध्यान देने के बजाय तमाम आला अधिकारी पैसा अपने ऐशो आराम का सामान जुटाने में लगाते रहे। वन विभाग का काम करने का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी हाल ही में हल्द्वानी में आग से बचाने के लिए की जाने वाली कंट्रोल बर्निंग में कई नए लगाए पौधे भी जल गए। इस पूरे घटनाक्रम से वन विभाग की कार्यशैली पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वन विभाग आग बुझाने के बजाय नए पौधे ही जलाने में लगा है। अब सवाल यह है कि इन सबके जिम्मेदारों पर क्या कोई कार्रवाई होगी भी या नहीं। सीएजी की रिपोर्ट ने वन विभाग की लापरवाही और भ्रष्टाचार को उजागर कर दिया है। वैसे उत्तराखंड सरकार दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करेगी, इसमें संशय इसी वजह से गहरा जाता है कि इससे पहले भी कई मामलों में कार्रवाई के नाम पर तैयार की गई रिपोर्ट्स फाइलों में ही दफन होकर रह जाती हैं। बस अब ये देखना बाकी है कि इस भ्रष्टाचार की फाइल पर धूल की कितनी परतें जमा होना बाकी है। खैर, चलते चलते हम आखिरी खबर हमेशा आपके सामने गुड न्यूज़ की तरह लेकर आते हैं, पर हर बार ये संभव हो जरूरी नहीं। इस बार की आखिरी खबर थोड़ा तकलीफदेह है और सरकार के आला अधिकारियों को आईना दिखाती हुई भी। इस खबर में कुछ बच्चे हैं जो दूर दराज पहाड़ों की तलहटी के बीच गुजरते हुए स्कूल की तरफ आ और जा रहे हैं और सर पर उनके पत्थरों की बारिश कब होगी, कब उनका ये सफर थम सकता है, ये तो बेचारे ये नासमझ बच्चे भी नहीं जानते। बस चले जा रहे हैं देश और प्रदेश के भविष्य की बुनियाद को मजबूत करने की खातिर, ताकि सपनों की उड़ान भर सकें और पहुंच सकें कामयाबी की बुलंदियों पर। अगर ये रास्ते उनकी मुश्किल भरी जिंदगी को आसान बना सके, पर अभी हाल फिलहाल ये संभव होता दिखाई दे नहीं रहा। आज आपको उसी वीडियो के सहारे छोड़े चले जा रहे हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड।